क्लास 8 गुड मॉर्निंग। आपका साइंस का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आज हम शुरू कर रहे हैं। मैंने अगेन पुराने चैप्टरों की तरह इस चैप्टर को छोटी छोटी स्लाइड्स की वीडियो में आपके लिए कन्वर्ट किया है और बहुत पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे जो जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले मैंने उसको बिल्कुल छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग रहे, ज़्यादा लेंदी ना बने। और जो कुछ अगर इसमें रह जाएगा, कुछ पॉइंट्स मैं पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँगा, जो रह जाएगा उसको हम क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर लेंगे। ओके। और ये फाइल जो आपकी वीडियो फाइल है, आप इसको अपने पास मोबाइल में सेव करके रखेंगे क्योंकि ये आपके नोट्स की तरह है। जब आप पेपरों की तैयारी करेंगे, टेस्ट की तैयारी करेंगे, आप इसको सुन लीजिए तो मतलब आपने रीडिंग कर ली, फिर आपको खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ने होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दो टाइप के फाइबर्स होते हैं बच्चों, एक होता है नेचुरल फाइबर, साइड में फोटो में देखिए, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के फिर दो टाइप होते हैं, एक होता है एनिमल से हमें मिलेगा, एक होता है जो हमको मिलेगा प्लांट से। नेचुरल फाइबर के भी फिर दो रूप्स हो जाते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट्स। ठीक है, प्लांट से हमको क्या क्या मिलेगा, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, और वूल हमको एनिमल से मिलता है, सिल्क हमको एनिमल से मिलता है। ठीक है, ये जैसे कपास कॉटन से हमें कॉटन सिंपल सिंपल मिल जाता है और वूल हमको एनिमल से मिलता है। ठीक है, दूसरे टाइप का जो फाइबर होता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जो अपने आप इस धरती पे नहीं उगता, ना जानवरों पे मिलता है ना प्लांट्स में मिलता है, ये मैन मेड होता है। मेन पॉइंट है इसमें, दीज आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक, स्पेंडेक्स, पॉलिएस्टर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये मैंने आपको यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आपकी बुक में सिंथेटिक फाइबर का चैप्टर है तो सिंथेटिक फाइबर ही हम ज़्यादातर पढ़ेंगे। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इट्स अ स्मॉल चेन ऑफ यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जॉइंट टुगेदर। ठीक है, क्या होता है, केमिकल जो होता है वो कुछ इस तरह होते हैं, ऐसे ऐसे ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, क्या है ये, स्मॉल इस अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ये हैं, ये यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस की यूनिट्स हैं और ये आपस में ऐसे चेन्स की तरह जुड़ी रहती है। ठीक है, और ऐसी यूनिटें जब एक के बाद एक जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम पॉलीमर। क्या कहते हैं हम उसको, पॉलीमर। पॉली का मतलब ही होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और इस मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो इसका मतलब पॉलीमर का मतलब होता है मैनी पार्ट्स। तो किसके पार्ट्स, केमिकल सब्सटेंसेस के यूनिट्स जब खूब सारे सेटों में जुड़ जाती हैं, एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं, तो ऐसा जब एक स्ट्रक्चर बनता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर मीन्स मेड ऑफ मैनी यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। पहले ये यूनिट्स हैं और फिर ये आपस में जुड़ गई हैं। ठीक है, तो पॉलीमर का मतलब ही यही होता है, मैनी यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, बुक में आपके चार दे रखे हैं, हम शुरू करते हैं। पहला है रेयन, आपने सुना नहीं होगा लेकिन देखा हजारों बार होगा, आपको आइडिया नहीं होगा। दुकानों में कई जगह बेचते हैं जी, सिल्क है, सिल्क की साड़ी है, सिल्क का कपड़ा है। सिल्क बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। अगर एक एक्चुअल सिल्क की साड़ी आप खरीदने जाएंगे तो 5 से 6 10 लाख रुपए तक, लाख, हजार नहीं, लाख रुपए की एक साड़ी आएगी। क्यों, क्योंकि सिल्क एक्चुअल सिल्क बनता है, ककून जमा करते हैं, फिर ककूनों को पानी में उबालते हैं, कितने कितने से तो ककून होते हैं। ककून आपको पता है ना, जो लार्वा उसमें चला जाता है, हाइब्रिड में चला जाता है, अपने ककून करके बाद में बटरफ्लाई बन के निकलता है। तो उन ककूनों को डाला जाता है
पानी उबलते पानी में फिर एक पूरा प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस, फिर जरा सा सिल्क निकलता है, ऐसा बहुत ज़्यादा जमा करते हैं तब जाके एक साड़ी के सिल्क बनेगा। तो रेयॉन क्या है, एक सिंथेसाइज्ड फॉर्म है, सिंथेटिक फॉर्म है। किससे बनता है, वुडन पल्प से, वुड की पल्प से। पल्प मतलब जैसे खींच देते हैं किसी चीज़ को, पल्प हो गया जैसे वुड की छाल हो गई ना, पेड़ की जो छाल होती है बाहर की, उसको उतारा और पानी में डाल के उसको तोड़ फोड़ खिचड़ी टाइप बना दी उसकी, तो वो होता है पल्प। ठीक है, जैसे अपने हाथों से आप पपीता, पके पपीता खूब पिचका दें खूब सारा, तो जैसा दिखेगा पित पिता, उसे कहते हैं पल्प। तो बनता है वुड पल्प से। रेयॉन रिजेंबल्स सिल्क, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, और अधिकतर मामलों में मार्केट में सिल्क के नाम से ही बिक रहा है। रेयॉन के फायदे क्या हैं बच्चों, एक तो ये बहुत चीपर होता है सिल्क से, बहुत चीपर, मच चीपर। तभी आपको 5,000 में कह देते हैं सिल्क की साड़ी मिल गई, जो चीज़ 5 लाख में होनी थी वो 5,000 में, लेकिन वो सिल्क होता ही नहीं, एक्चुअली वो रेयॉन होता है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। और ये किसी भी कलर में डाई किया जा सकता है। ठीक है, ये किसी भी रंग में इसको रंगा जा सकता है, ऐसे ऐसे रंग जिसको आप नेचुरल सिल्क में नहीं रंग सकते, वो रंग इस पे चढ़ जाते हैं। फिर आगे नायलॉन, नायलॉन भी आपने बहुत बार देखा है अपनी लाइफ में, बहुत बार। ठीक है, घर में वो कपड़ा टांगने वाली रस्सी होती है, बारीक रस्सी प्लास्टिक की, ठीक है, वो नायलॉन होता है। आपके बैग में जो पट्टियाँ होती हैं जो नीचे से वेट उठाती हैं, और जो बैग में जो पट्टी होती है ब्लैक कलर की जो नीचे से जुड़ती है आपके ऊपर वाले पोर्शन से, जो आप कंधों में टांगते हो, नायलॉन की बनी होती है। वाज फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर, ये पहला, कमर्शियली का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में बेचने के लिए बनाया जाता है, जिससे रस्सियाँ बनी, धड़ाधड़ बिकी। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें, नायलॉन से आपके पैराशूट्स बनते हैं, जिससे प्लेन से कूदते हैं, मजबूत बहुत होता है। तो उसकी क्वालिटी क्या है, एक तो ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, और इसका फैब्रिक भी आपने देखा होगा बहुत चिकना होता है, बिल्कुल सिल्क की तरह ही दिखता है। अब नायलॉन इज सिंथेसाइज फ्रॉम, बनता किससे, कोल, वाटर और एयर, बस हवा, पानी और कोल के इस्तेमाल से आपका नायलॉन तैयार हो जाता है। ये मेन पॉइंट है बस इसमें, ये मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपको लंबे समय तक याद रखना है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आपको बुक की रीडिंग करनी ही करनी है। और होपफुली नेक्स्ट मंथ से हम लाइव क्लासेस करेंगे, और हम लाइव में ये बुक की रीडिंग दोबारा करेंगे। जैसे ही ये आपका सिलेबस हो जाएगा यूनिट टेस्ट का, तो उसके बाद हम रीडिंग भी करेंगे दोबारा, यही चैप्टर आपको रीडिंग दोबारा कराई जाएगी। तीसरी चीज होती है पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉलिएस्टर होता है बेटा सबसे, एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी आपकी शर्टें बनती हैं, पापा की आपकी आधे से ज़्यादा शर्टें पॉलिएस्टर की होगी। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है, अच्छा पॉली माने पीछे बताया था मैंने मैनी, क्या बताया था मैंने, मैनी, पॉली माने मैनी। ठीक है, पार्डन माई राइटिंग क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रही है स्क्रीन में लिखने में। और एस्टर, एस्टर होता है केमिकल, मैनी एस्टर, बहुत सारे एस्टर मिलके पॉलीएस्टर बनाया जाता है। एस्टर जैसा केमिकल होता है एस्टर, उसकी जब चेन बनती है खूब सारी तो एक पॉलीएस्टर तैयार होता है। ठीक है, इट इज मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। ठीक है, वही जो मैं आपको बताया था, एस्टर के केमिकल की रिपीटिंग यूनिट से, जैसे फाइबर बनता है रिपीटिंग यूनिट से, वैसे ही इसमें केमिकल क्या है, एस्टर, उसकी रिपीटिंग यूनिट से पॉलिएस्टर बनता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्लोथ्स बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने में बहुत अच्छा यूज़ होता है। एक ही, एक तो कड़क रहता है, धुलो तो चिकना ही रहता है, जल्दी सूखता है, इसकी बहुत क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, प्रेस मारो तो कड़क एकदम बढ़िया से हो जाता है। कॉटन में प्रेस मारो तो बहुत दिक्कत होती है, तो जलने का भी ज़्यादा खतरा रहता है। फिर हो गया एक्रेलिक, एक्रेलिक इज़ अ मैन मेड फाइबर। ठीक है, ये मैन मेड फाइबर है, जैसे कि बाकी फाइबर्स भी आप पढ़ ही रहे हैं जो। ऑल्सो नोज आर्टिफिशियल वूल और सिंथेटिक वूल। आप अपनी कोई जैकेट खरीदते हैं ना, जैकेट खरीदते हैं, अगर कोई जैकेट आपकी 2-3 हज़ार रुपये के अंदर आ रही है तो उसमें कभी भी ओरिजिनल वूल हो नहीं सकता, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि उसके अंदर आपका ओरिजिनल वूल हो, वो सब सिंथेटिक वूल होगा। आपकी कोई जैकेट होगी जिसके अंदर रुए होंगे, ठीक है, या आपकी स्वेटर, स्वेटर जो है वो सब एक्रेलिक की बनती है, सिंथेटिक वूल होता है, और ये बिल्कुल असली वूल की तरह, असली वूल की तरह दिखता है। बच्चों अब क्या हो गया है कि असली वूल बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ठीक है, इसलिए हर जगह अगर असली वूल से स्वेटर बनाने जाएंगे वही हज़ारों रुपए की पड़ जाएगी, जो कि अब प्रैक्टिकल नहीं है। और हम स्वेटर किस लिए पहनते हैं, ताकि हम गर्म रहें।
और एक्रेलिक फाइबर जो है ये भी बिल्कुल वूल की तरह होता है, ये गर्म भी उतना ही रखता है। और ना केवल ये चीपर होता है, एक्रेलिक इज चीपर देन नेचुरल वूल एंड कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। इसको रंग बिरंगा भी बनाया जा सकता है। दिस मेक एक्रेलिक वेरी पॉपुलर अमंग अदर फैब्रिक्स। एक्रेलिक भी बहुत पॉपुलर है पॉलिएस्टर की तरह ही। जब वुलन क्लोथ्स की बात आती है तो गर्मियों में एक्रेलिक का बहुत यूज़ होता है, गर्मियों में पॉलिएस्टर का बहुत यूज़ होता है शर्ट वगैरह बनाने के लिए, और सर्दियों में एक्रेलिक का बहुत यूज़ होता है। ओके बच्चों, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर की। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, मैंने यहाँ पे इनको 5 पॉइंट में सम कर दिया है। सिंपल है बेटा, आप पढ़ चुके हैं, हम दोबारा बस रिपीट ही कर रहे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है चीपर होता है, हमने बार बार देख लिया, ठीक है, कि जो रेयन होता है वो सिल्क से चीपर होता है, ठीक है। जो वूल, जो आपका एक्रेलिक होता है वो नेचुरल वूल से चीपर होता है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक, कि चीपर देन नेचुरल फाइबर। दूसरा स्ट्रॉन्गर भी होता है। नायलॉन की रस्सी कभी देखी है आपने, इसको तोड़िए हाथ टूट जाते हैं, हाथों से खून निकल जाता है, टूटती नहीं है। तो और इसीलिए तो उसका पैराशूट में यूज होता है, वरना कोई आदमी जहाज से कूदा और पैराशूट खुलते ही फट गया तो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि इतना मजबूत होता है, इसलिए उसको हम पैराशूट में यूज करते हैं। इसलिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ये स्ट्रॉन्गर होता है, ड्यूरेबल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी वियर टियर कम होती है क्योंकि केमिकल बेस्ड होता है, नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से बना होता है, इसलिए इसकी वियरिंग एंड टियरिंग कम होती है। ड्राइड अप इन लेस टाइम, मैंने बताया था पॉलिएस्टर की शर्ट है जल्दी सूख जाती है, ज़्यादा पानी नहीं सोखती है अपने अंदर। जैसे कॉटन होता है, कॉटन को आप पानी में डुबाओ इतना सारा पानी चूस लेती है, लेकिन पॉलिएस्टर की शर्ट ज़्यादा पानी नहीं चूसती, बहुत कम पानी लेती है और जल्दी धुल जाती है। एंड ईजी टू मेंटेन एंड वॉश, ये जो फाइबर बनता है, जो फाइबर होता है ये बहुत आराम से मेंटेन किया जा सकता है, मतलब उसमें ज़्यादा संभाल के नहीं रखना पड़ता। जैसे कॉटन होता है, अगर आपने ऐसे फेंक दिया अलमारी में और 1 साल बाद निकालोगे तो हो सकता है उसको कीड़े खा गए हो, क्योंकि कॉटन में कीड़े वैसे भी लग जाते हैं, चाहे आप उसकी शर्ट बना लीजिए चाहे पैंट, कीड़े उसको छेद कर देंगे अगर असली कॉटन होगा तो, अगर आपने ढंग से संभाल। लेकिन पॉलिएस्टर आप फेंक दो गठरी बना के, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पांचों दोबारा रिपीट कर लेते हैं। चीपर, स्ट्रॉन्गर, ड्यूरेबल, ड्राइड अप इन लेस टाइम एंड इजी टू मेंटेन एंड वॉश। 5 पॉइंट है आपके। सेकेंड पार्ट है आपके इस चैप्टर का प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ठीक है, दैट कैन बी रिसाइकल्ड, कलर्ड, रीयूज्ड, मोल्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स और अदर शेप्स। क्या क्या किया जा सकता है, कुछ प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब उसको लिया, उसको गलाया और दूसरी चीज़ बना दी उससे, ठीक है। जब एक चीज़ का काम पूरा हो गया तो दूसरी चीज़ बना दी। दूसरा, कलर्ड बना सकते हैं, जो मर्जी चाहे प्लास्टिक में हम कलर डाल सकते हैं। फिर रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वही रिसाइकल करा रीयूज़ किया, एक ही बात है। मोल्ड मतलब सांचा, आप उसको गला के एक सांचे में डाल दीजिए, वो सांचे का रूप ले लेगा, समझ गए। आप उसको गला के, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतलें बन जाती हैं जिस शेप की, हर कंपनी, आपने कोको कोला की बोतल देखी होगी, पेप्सी की देखी होगी, या आपने जो मम्मी फॉर्चून का तेल लाती है 5 लीटर का डब्बा, वो कैनियाँ होती है, उनका शेप अलग अलग होता है ना, ये सब सांचों में बनती है बच्चों, ठीक है। और इसको रस्सियों की तरह भी खींच सकते हैं। आपने बेंत वाली कुर्सी देखी है, वो प्लास्टिक की, या जैसे आपकी एक ये हो गया चारपाई देखी है आपने, चारपाई भी होती है, उसी तरह कुर्सी भी होती है, बारीक बारीक डोरी से बंधी हुई रहती है प्लास्टिक की, ठीक है। या आपने झूले देखे होंगे, प्लास्टिक के बड़े बड़े झूले होते हैं, आपके स्कूल में भी वो झूले जिसमें छोटे बच्चे खेलते हैं वो प्लास्टिक के हैं। तो वो वायर्स की तरह या फिर मोल्ड किया जा सकता है प्लास्टिक। यूनिट ऑफ सम प्लास्टिक हैव लीनियर अरेंजमेंट व्हाइल सम प्लास्टिक आर फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। लीनियर हो गया बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ये रहा लाइन में आगे जुड़े हुए, ठीक है, और ये तो हो गया लीनियर। और क्रॉस लिंक्ड क्या हो गया, ये इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे क्या होता है, जोड़ मजबूत हो जाता है, इसे कहते हैं हम क्रॉस लिंक्ड। मतलब जरूरी नहीं इतने लिंक को, लेकिन एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा तो लिंक्ड होंगे ही होंगे,
ठीक है, तो ऑब्वियस होता है बेटा, जिसमें क्रॉस लिंक्ड होगा जिस भी फाइबर में, वो ज़्यादा मजबूत होगा, और जो सिंगल चेन होगा वो थोड़ा सा कम मजबूत होगा। मजबूत वो भी होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना क्रॉस लिंक्ड होगा। ओके, 10 प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। टॉयज आपने बचपन से खेले होंगे, ठीक है, और जहाँ कई बार मजबूत जगह पे भी प्लास्टिक लगता है। सूटकेस प्लास्टिक के बनते हैं, बैग्स प्लास्टिक के बनते हैं, कैबिनेट घर में, ठीक है, प्लास्टिक के ब्रश बनते हैं सफाई करने के लिए, झाड़ू तक बनते हैं अब तो प्लास्टिक के, चेयर्स बनती है, टेबल्स बनती है, हम रोज उन पे बैठते हैं, और मैनी काउंटलेस आइटम। आप जरा अपने घर में इर्द गिर्द देखें, आपको कितना प्लास्टिक मिलेगा, प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगा आपको। आपके चार्जर की केबल में प्लास्टिक है, आपकी टीवी की बॉडी में प्लास्टिक है, ठीक है। आप देखिएगा एक बार घूम के कि प्लास्टिक कितने रूपों में आपके इर्द गिर्द मौजूद है। अगर आपके पास हेडफोन है तो वो प्लास्टिक के हैं, ठीक है, आपके पास लैपटॉप है तो वो प्लास्टिक की बॉडी का बना हुआ, आपका फ़ोन भी कई सारे प्लास्टिक की बॉडी के बने हुए हैं। आप जरा एक बार अपने घर में चारों तरफ नज़र डालिए और देखिए क्या क्या प्लास्टिक का बनता है, कितने टाइप के, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के। पॉलीथीन, पॉलीथीन जिसको बैन करा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइटम है प्लास्टिक की, क्योंकि बहुत काम आती है, हल्की सी होती है, वजन कुछ होता नहीं और इतना सारा वजन उठा लेती है। देखा आपने, 5 ग्राम की पन्नी 5 किलो का वजन उठा लेती है। और क्या यूज आती है, विच इज यूज टू कैरी विच इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरी बैग्स, कैरी बैग्स। लेकिन क्योंकि ये अपने आप डिग्रेड नहीं होती ज़मीन में, और जहाँ भी जाती है वहाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि जहर सा फैला देती है ज़मीन में, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। और आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घरों में इसका इस्तेमाल ना करें, कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ये 2 लाइनें हमेशा याद रखना है, पता नहीं कब तक काम आएगी आपकी। एक प्लास्टिक का नाम है थर्मोप्लास्टिक, और दूसरे प्लास्टिक का नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। भाई एक में थर्मोप्लास्टिक, एक में बीच में सेटिंग और लग जाएगा, ठीक है, बहुत इजी सिंपल है, पढ़ते हैं इस बारे में। प्लास्टिक विच कैन बी इजीली बेंट और डिफॉर्म ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। आपने कभी घर में प्लम्बर को काम करते हुए देखा है, वो जो 4 इंच का पाइप छतों से जिससे पानी नीचे आता है, आपने उसमें कभी देखा है कि अगर कट लग जाता है, अगर एक्स्ट्रा पाइप जोड़ना होता है, तो प्लम्बर क्या करता है, एक टुकड़े को गर्म करता है, उससे वो क्या होता है, एक तरफ से लचीला हो जाता है प्लास्टिक, फिर दूसरे के ऊपर चढ़ा देता है। देखा है आपने कभी कि नहीं देखा है? चलिए, अगर देखा है तो आप बिल्कुल समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि प्लास्टिक विच कैन बी इजीली बेंट और डिफॉर्म ऑन हीटिंग, मेन चीज़ है ऑन हीटिंग, बिना हीट के नहीं। जैसे कुछ प्लास्टिक को आप गर्म करो, अपनी कोको कोला की बोतल ही देख लीजिए, अगर उसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो जली जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप उसे हल्का गर्म करो और खींचो तो वो खींच जाएगी, च्युइंगम की तरह खींच जाएगी, मतलब अपना शेप बदल सकती है। दीज आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इसका एग्जांपल है पीवीसी एंड पॉलीथीन। जो आपकी पॉलीथीन है, जो घर पे उसको आप खींचते हैं तो वो खिंच जाती है ना, फटने से पहले थोड़ी देर खींचती है। एक उम्मीद ज़्यादा खींचेंगे तो फटी, कुछ भी फटेगा, ज़्यादा खींचने में तो बेटा लकड़ी भी टूट जाएगी, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है। दूसरी तरफ होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि जिस समय उसे मैन्युफैक्चर किया आता है, गला के मोल्ड में डाला जाता है, एक बार जब वो ठंडा हो गया तो उसके बाद वो उसमें कोई खिंचाव नहीं आता, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, ठीक है। उसको आप कितना गर्म कर लो, या तो वो बिल्कुल आग ही पकड़ लेगा, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो जलना शुरू कर देगा लेकिन वो सॉफ्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड, पहला वाला क्या करता है, इजीली बेंट और डिफॉर्म करता था, और ये डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड और सॉफ्टेंड, ना ये सॉफ्ट पड़ता है ना ये डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म मतलब उसका मतलब थोबड़ा खराब कर देना, मतलब उसका शक्ल खराब नहीं होती, जैसे है वैसे ही रहता है। व्हेन मोल्ड वंस, मैंने क्या बताया, जब एक बार मोल्ड हो गया, ठीक है, जब एक बार कंपनी ने, जैसे बॉल देखी होगी आपने, खरबूजे वाली बॉल कहते थे प्लास्टिक की, ये तो कॉस्को की आती है रबड़ की, एक पहले प्लास्टिक की बॉल आती है जिसमें खरबूजे जैसा शेप होता था, वो प्लास्टिक बहुत मोटा भारी प्लास्टिक होता था, और वो
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। आप उसको जलाओगे तो उसमें आग लग जाएगी, लेकिन वो पिता नहीं होता था। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों को आप यूज़ कर याद रखिएगा। ये बेकेलाइट होता है। बेकेलाइट अधिकतर जैसे वहाँ पे यूज़ होता है, अगर ओवन वगैरह के अंदर पत्थर जो लगते हैं तो वहाँ प्लास्टिक की टाइल्स लगानी पड़ती है, तो ये हीट सेंसिटिव होते हैं। इन चीज़ों को वहाँ लगाया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जहाँ पे गर्मी हो, लेकिन आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर में तोड़ फोड़ ना हो, तो वहाँ पे आप ये प्लास्टिक लगा सकते हो, क्योंकि ये गर्मी झेल लेगा, ये पिघलेगा नहीं आराम से। अब प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक ये सबको मालूम भी होना चाहिए। एक तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर अपने आप हाथ में बोतल पकड़िए, प्लास्टिक की बोतल, और एक तरफ से उस पर आग लगाइए, तो आपका जो दूसरे हाथ से जिससे आपने बोतल पकड़ी है, आपको वहाँ महसूस नहीं होगी गर्मी, ठीक है ना, तो हीट पास होती है उसके अंदर से। और अगर आप प्लास्टिक को किसी बिजली के तार पे भी लगाओगे, कभी आपको, वैसे तो आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, लेकिन कभी आपको किसी तार पे छूना ही पड़ जाए, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? तो लकड़ी के डंडे का या फिर प्लास्टिक के डंडे का। प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करता, ठीक है। दूसरा, प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एयर। जैसा आपने देखा होगा, लोहा पड़ा रहता है, पानी गिरता है, छत में अगर लोहा पड़ा है, पानी गिरता है, हवा लगती है उस पर, तो उसमें रस्ट लग जाता है। या फिर वो कोई और आइटम भी है, लोहा नहीं हुआ तो कुछ भी होता है, उस पर क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ, या तो अपना रंग खो देता है या अपनी ताकत खो देता है, ठीक है। और कई सारे केमिकलों का भी असर नहीं होता प्लास्टिक के ऊपर। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं अधिकतर कि उस प्लास्टिक पर असर नहीं करते। ना तो पानी से रिएक्ट करता है, ना एयर से रिएक्ट करता है, ना ही काफ़ी सारे केमिकलों से करता है। कुछ केमिकलों से करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन काफ़ी सारों से नहीं करता। प्लास्टिक की क्वालिटी क्या है आपको पता है? पॉलीथीन में देखिए लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है। आपके स्कूल में क्या है? वो खिलौने हैं, है कि नहीं? है खिलौने ड्यूरेबल हैं, वो जिसमें छोटे बच्चे खेलते हैं। वेरी स्ट्रांग होता है प्लास्टिक, काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। और चीप भी होता है। चार क्वालिटी है: लाइट वेट, ड्यूरेबल, चीप एंड वेरी स्ट्रांग। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेड नहीं करते, मैंने बताया था पहले भी। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? डिग्रेडेबल तो केमिकल से भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप पचा दें, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था ना। प्लास्टिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पचा पाते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट टेक्स मैनी ईयर टू गेट डिकम्पोज, मतलब कम से कम 500-600 साल लग जाएगा। आप जो कोल्ड ड्रिंक पिया और आप बोतल फेंक दिए ज़मीन पे, अगर वो ज़मीन के अंदर चले गई ना, तो वहाँ पे 500 साल तक रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो। और कई बार तो क्या, डज नॉट गेट डिकम्पोज एट ऑल, कभी भी नहीं जाएगी। कई कुछ प्लास्टिक तो ऐसे होते हैं कि कभी भी नहीं गलेंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए वो पॉल्यूशन ही फैलाएंगे जहाँ भी रहेंगे। दस प्लास्टिक इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। इसलिए पॉलीथीन का हमें विशेषकर ध्यान देना है कि पॉलीथीन का हम पे तोड़ है। बहुत सारी चीज़ों का हम पे तोड़ नहीं है। कई जगह में प्लास्टिक चाहिए ही होता है, जैसे खिलौने वगैरह हो गए, क्योंकि उनसे चोट भी नहीं लगती, लाइट वेट भी होते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। लेकिन लोहे की चीज़ अगर हम बच्चों को देंगे, हो सकता है उनको कट लग जाए, टिटनेस की कोई दिक्कत हो जाए। ये प्लास्टिक के फ़ायदे भी हैं, लेकिन सबसे बुरा आइटम प्लास्टिक का पॉलीथीन है। वो नालियों में फंस जाती है, सारा नाली का सिस्टम ख़राब कर देती है, चोक कर देती है, और ऊपर से ज़मीन में रह जाती है। कितना कूड़ा, आप जब भी देखो सबसे ज़्यादा आपको कूड़े में क्या दिखता है? पॉलीथीन के बैग, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो गया, हमें उसे बंद करना चाहिए। और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी? डज नॉट रस्ट, उसमें जंक नहीं लगता। हवा पानी से उसमें जंक नहीं लगता, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करती। ओके ओके बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसको आप वीडियो को सेव करके रखिएगा, और जब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, हो सकता है आपको हम 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें भी क्लियर कर दें। और हाँ, जब मई में लाइव क्लासेस होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास बुक्स होंगी, और ये अनिवार्य है। आप पिछले साल वाली बुक्स बच्चों से कलेक्ट कर लीजिए। जो बच्चे आपके सीनियर थे, आप उनसे बुक्स ले लीजिए। बुक्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बुक्स सबके पास होनी अनिवार्य है। थैंक यू।